स्टूडेंट्स, होप वुड बी फाइन। तो आज हम एक दिलचस्प टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर गौर करें तो इंसानी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम मौजूद हैं और हर एक सिस्टम का अपना फंक्शन है। जिस तरह हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है जो किडनी पर मुश्तमिल है। इसका क्या फंक्शन होता है? बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है जो हार्ट एंड ब्लड वेसल पर मुश्तमिल है और इसका क्या फंक्शन होता है? ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मौजूद है जिसके जरिए क्या होती है? गमीट फॉर्मेशन और आखिरकार बेबी बनता है। इन द सेम वे हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मौजूद है जिसका क्या फंक्शन होता है? गैसों का तबादला करना, यानी ऑक्सीजन को लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव आउट कर देना। देखें, सिस्टम का मतलब होता है मशीनरी, अपरेटस। तो हमारी बॉडी के अंदर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एक तरह का अपरेटस लगा हुआ है, एक तरह की मशीनरी लगी हुई है। तो आज हम पढ़ेंगे कि गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, यानी कि इंसानों में गैसों का तबादला किस तरीके से होता है। तो बात करते हैं जी हायर एनिमल्स में। हायर एनिमल्स कौन से होते हैं? ह्यूमन एक हायर एनिमल है, हॉर्स एक हायर एनिमल है, गोट एक हायर एनिमल है, यानी कि जो बड़े जानदार हैं इनको हम हायर एनिमल कहते हैं। तो इन हायर एनिमल्स में लंग्स मौजूद होते हैं गैसों के तबादले के लिए, जो बहुत ही अच्छे तरीके से रोल प्ले करते हैं बॉडी के अंदर। देखें, ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, यानी कि एयर पैसेज वे एंड लंग्स। देखें, पैसेज कहते हैं ट्रैक को, रास्ते को, यानी कि वो रास्ता जिसके ऊपर हवा ने गुजर कर जाना है और अपने टारगेट पॉइंट तक जाना है। तो अब हम देखते हैं एयर पैसेज वे में कौन से पार्ट्स हैं। एयर पैसेज वे का जो सबसे पहला पार्ट है उसको हम नोज कहते हैं। नोज के बाद नेजल कैविटी होती है और इसके बाद नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल के बाद फेरेंक्स, देन ग्लॉटिक्स, देन लेरिंक्स एंड ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। मतलब ये हुआ हवा ने इस नोज पॉइंट से लेकर एल्वियोलाई तक सफर करना है। तो आइए इस एयर पैसेज वे को हम डायग्राम से समझते हैं, यानी कि वो कौन सा रास्ता है जहां से हवा ने गुजर कर जाना है। एयर पैसेज वे का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नोज। तो आइए देखते हैं किस तरीके से नोज से एयर इंटर होती है। देखें, हमारी बॉडी में दो ऐसे पॉइंट मौजूद हैं जहां से हवा इंटर होती है। एक तो नोज के जरिए हवा इंटर होती है, दूसरा माउथ के जरिए भी हवा इंटर होती है। देखें, हमारा नोज नर्म हड्डी से मिलकर बना होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज क्या चीज होती है? यानी कि ये ऐसी चीज होती है जिसको हम मूव करा सकते हैं। देखें, जिस तरह कान में भी कार्टिलेज होती है, इसको हर तरीके से हर साइड पर हम इसको मोड़ सकते हैं। देखें, हवा इंटर होगी हमारे नोज से नॉस्ट्रल के जरिए, यानी कि सबसे पहले हवा को जब हम इनटेक करेंगे तो नॉस्ट्रल के जरिए करेंगे। मतलब नोज की जो दो ओपनिंग है, नोज के जो दो सुराख हैं, उनको हम नॉस्ट्रल कहते हैं। तो ये नॉस्ट्रल फिर आगे जाएंगे नेजल कैविटी में। देखिए, हमारी जो नाक है और उसके अंदर जो एक बड़ी कैविटी है, नाक के अंदर जो खला है, तो उस खला को हम क्या कहते हैं? नेजल कैविटी। कैविटी का लफ्जी मतलब होता है खाली जगह, स्पेस, यानी नॉस्ट्रल से गुजर कर हवा नेजल कैविटी में आ जाएगी। देखें, आपके नोज के जो दो सुराख हैं, यानी कि जो दो नॉस्ट्रल हैं, उनके दरमियान एक दीवार मौजूद है जिसको हम नेजल सेप्टम कहते हैं। देखें, हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं और इसी तरह म्यूकस भी मौजूद होता है। म्यूकस एक तरह का लिक्विड होता है। तो अब देखना ये है कि नोज के अंदर जो म्यूकस है और जो हेयर है, इनका क्या फंक्शन होता है। देखें, हवा हमारे नोज के अंदर इंटर हो गई, तो जब वो इंटर हो जाएगी तो वो हवा फ्रेश एयर नहीं होगी। उसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, यानी कि उसमें कोई पार्टिकल भी हो सकते हैं। अब वो डस्ट पार्टिकल हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म बनाया है, यानी कि जो हेयर मौजूद है वो हेयर क्या करेंगे? उन डस्ट पार्टिकल को इंट्रैप कर लेंगे, पकड़ लेंगे। और इसी तरह नोज में जो म्यूकस होता है, यानी कि जो फ्लूइड होता है, उसका क्या फंक्शन होता है? म्यूकस का फंक्शन होता है हवा के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। मिसाल के तौर पर हवा बहुत गर्म थी, तो गर्म हवा हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो वो म्यूकस इसके टेम्परेचर को चेंज कर देगा, यानी उस हवा को मॉइस्ट कर देगा, नमी वाली हवा कर देगा, यानी उस हवा का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। लेकिन जो बाहर वाले सुराख थे उनको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल कहते हैं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगी? नेजल कैविटी। देखें, यहाँ पर जो नेजल कैविटी खत्म हो रही है तो यहाँ पर दो और नॉस्ट्रल हैं जिनको हम क्या कहेंगे? इंटरनल नॉस्ट्रल, यानी बाहर वाले दो सुराख एक्सटर्नल नॉस्ट्रल,
और अंदर दो और सुराख होते हैं, उनको हम इंटरनल नॉस्ट्रल कहते हैं। इंटरनल नॉस्ट्रल यहाँ पर मौजूद होंगे। देखिए इंटरनल नॉस्ट्रल ओपन होंगे एक और पोर्शन में जिसको हम फेरेंक्स कहते हैं। देखिए ये ब्लैक स्पॉट आपको नजर आ रहा है, इसको हम फेरेंक्स कहते हैं। देखिए फेरेंक्स एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से खुराक भी गुजरती है और हवा भी गुजरती है। देखिए खुराक जब हम यहाँ से लेंगे तो वो इस पॉइंट से गुजरेगी जिसको फेरेंक्स कहते हैं, और इसी तरह हवा भी इस पॉइंट से गुजरेगी और आगे चली जाएगी, यानी कि फेरेंक्स एक मुश्तरका पॉइंट है। देखिए जिस तरह ट्रैफिक चौक होता है, फेरेंक्स भी उसी तरह है। जिस तरह ट्रैफिक चौक से बाइक भी गुजरती है, कार भी गुजर रही होती है। देखिए हवा जब इस फेरेंक्स पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो आगे कैसे जाएगी। तो अब यहाँ पर देखें ये जो फेरेंक्स मौजूद है तो आगे ये मजीद दो ट्यूब में डिवाइड हो रहा है। जो ट्यूब यहाँ से इधर निकल रही है इसको हम एसोफेगस कहते हैं, और जो ट्यूब यहाँ इधर आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया। मतलब ये हुआ फेरेंक्स दो ट्यूब में डिवाइड हो गया मजीद। ये एसोफेगस खुराक की नाली है जो मैदे में जाती है, और इसी तरह ये सांस की नाली है जिसको हम ट्रैकिया कह रहे हैं। देखें आप यहाँ पर गौर करें तो आपको सुराख नजर आ रहा होगा जिसको हम क्या कहते हैं, गलाटस। गलाटस का लफ्जी मतलब होता है पोर, सुराख मतलब ओपनिंग। देखिए अगर आप गौर करें तो इस सुराख के ऊपर आपको एक फ्लैप ऑफ टिश्यू नजर आ रहा है, यानी कि टिश्यू का एक फ्लैप नजर आ रहा है जिसको हम एपिग्लाटिस कहते हैं। देखिए आप इधर गौर करें, ये एक तरह का ग्लाटिस है तो उसके ऊपर एक तरह का फ्लैप ऑफ टिश्यू मौजूद होगा, इस तरह का फ्लैप मौजूद होगा जिसको हम एपिग्लाटिस कहते हैं। एपी का मतलब होता है एबव, यानी कि उस ग्लाटिस के जो ऊपर है उसको एपिग्लाटिस कह रहे हैं हम। देखें इस ग्लाटिस के ऊपर जो एपिग्लाटिस मौजूद है ये भी एक मकसद के तहत बनाया गया है। अल्लाह ताला ने इसका भी कोई मकसद रखा है। तो इस एपिग्लाटिस का क्या फायदा होता है, क्योंकि अगर ये ग्लाटिस मौजूद ना होता तो खुराक इस सांस की नाली में चली जाती। देखें जब खुराक इसके साथ टकराएगी तो ये ऑटोमेटिक इस ग्लाटिस के ऊपर आ जाएगा। जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये सुराख यानी कि ग्लाटिस अब बंद हो गया। जब ग्लाटिस बंद हो जाएगा तो खुराक एसोफेगस में चली जाएगी, यानी कि इस खुराक की नाली में चली जाएगी, फिर आगे मैदे में जाएगी। देखिए इस ग्लाटिस के बाद एक और पोर्शन शुरू होता है जिसको हम लेरेंक्स कहते हैं। ये एक उभरा हुआ हिस्सा है जो लेरेंक्स, जिसका दूसरा नाम वॉइस बॉक्स होता है। देखिए आपने मुख्तलिफ लोगों की गर्दन पे देखा होगा, यहाँ पर एक उभरी हुई जगह होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लेरेंक्स, जिसका दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स, यानी कि इस पोर्शन से आवाज पैदा होती है। तो जो ये रेव्ड पोर्शन है, उभरा हुआ हिस्सा है जिसको हम लेरेंक्स कह रहे हैं, इसके ऊपर फाइब्रस बैंड होते हैं, यानी इसके अक्रॉस फाइब्रस बैंड्स होती हैं, फाइबर की पट्टियां होती हैं। तो ये बात मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जिस तरह देखें एक गिटार होती है, यानी कि जो वायलिन होता है, तो उस गिटार के ऊपर आपको मुख्तलिफ तारे नजर आ रही होंगी जिनके ऊपर उंगलियां मारते हैं तो वो आवाज पैदा होती है। इसी तरह लेरेंक्स के ऊपर भी फाइब्रस बैंड होती है। देखें जब उन फाइब्रस बैंड के साथ हवा टकराती है तो वो वाइब्रेट करते हैं। जब वाइब्रेट करते हैं तो फिर ऑटोमेटिक आवाज पैदा होती है। देखिए लेरेंक्स के बाद एक और पाइप लाइक स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया। इंसान में ये अमूमन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। देखिए अगर इस पाइप के ऊपर हम गौर करें तो आपको सी शेप कार्टिलेज नजर आ रही है, यानी कि ये सी टाइप है, इस तरह आपको दिखाई दे रही है। तो ये सी टाइप जो कार्टिलेज अंदर मौजूद है इनका बहुत बड़ा फायदा है। तो ये क्या करती हैं, जो एक पाइप यानी जो ट्रैकिया मौजूद है उसको कोलैप्स होने से बचाती है। अगर ये सी शेप उसके दरमियान में ना होती तो वो इस तरीके से मिल जाता, फिर हवा ही ना गुजरती और इंसान की डेथ हो जाती। देखिए अल्लाह ताला ने हर चीज को एक प्रॉपर जगह पे लगाया है। स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो ट्रैकिया है तो इसके अंदर भी सीलिया होंगे एंड म्यूकस प्रोडक्शन होगी। तो इधर सीलिया एंड म्यूकस प्रोडक्शन की क्या जरूरत थी, इसका क्या फायदा होगा? इसका ये फायदा होगा कि नॉस्ट्रिल के लिए जो हवा आएगी, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम पार्टिकल को, डस्ट पार्टिकल को पकड़ लिया जाएगा। तो अगर कुछ पार्टिकल आगे भी चले गए तो उन डस्ट पार्टिकल को मजीद फिर यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा सीलिया के जरिए। तो फिर इंसान कफ आउट करेगा यानी कि खांसी करेगा तो फिर इन पार्टिकल को बाहर खारिज कर दिया जाएगा हवा में। और यहाँ पर म्यूकस प्रोडक्शन का क्या फायदा होगा? उसका ये फायदा होगा कि जो हवा होगी उसके टेम्परेचर को ये चेंज करेगा। मतलब ये हुआ म्यूकस प्रोडक्शन नेजल कैविटी में भी होती है और ट्रैकिया में भी होती है, सीलिया ट्रैकिया में भी मौजूद होते हैं। अगर आप गौर करें तो अब ट्रैकिया डिवाइड हो रही है, यानी कि ट्रैकिया की एक ब्रांच लेफ्ट लंग में जा रही है और इसकी दूसरी ब्रांच राइट लंग में जा रही है।
मतलब ये हुआ ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। देखिए ट्रैकिया जो ही डिवाइड होगा तो उससे जो पहली ब्रांच निकलेगी उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। अगर आप गौर करें तो ब्रोंकाई कहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रोंकाई मौजूद है। यानी लंग से इंटर होने से पहले जो ट्यूब आपको नजर आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। देखिए ये ब्रोंकाई जब लंग के अंदर इंटर हो जाएगी तो मजीद ये बारीक हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल। आप यहाँ पर देख सकते हैं इजीली कि ये जो ब्रोंकाई थी अब मजीद पतली पतली ब्रांचों में डिवाइड हो गई, जिनको हम ब्रोंक्यूल कह रहे हैं, और ये पूरे लंग्स के अंदर फैली हुई है। अब देखें ये जो ब्रोंक्यूल, ये जो बारीक ट्यूब मौजूद है, तो ये मजीद यानी कि डिवाइड एंड रीडिवाइड होंगे और ये एल्वियोलर डक्ट बनाएंगी। और एल्वियोलर डक्ट जब मजीद डिवाइड होंगी तो उनसे क्या बनेंगे, सैक्स बनेंगी, एक तरह की थैलियां बनेंगी, जिनको हम एल्वियोलाई कह रहे हैं। अगर इस लंग के ऊपर आप गौर करें, यहाँ भी साइक्लिक स्ट्रक्चर मौजूद है जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, यहाँ पर भी एल्वियोलाई मौजूद है, इधर भी मौजूद है, यहाँ भी देखा जा सकता है। और इसी तरह लेफ्ट लंग में भी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर मौजूद होंगे जिनको हम एल्वियोलाई कह रहे हैं। देखिए हवा जो नॉस्ट्रल से इंटर हुई थी, फिर नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी के बाद इंटरनल नॉस्ट्रल, फिर इसके बाद ग्लाटिस एंड एपिग्लाटिस से गुजरती हुई लेरिक्स के पास पहुंची, लेरिक्स से होते हुई ट्रैकिया से हवा गुजरेगी। यानी हवा जब ट्रैकिया में पहुंच जाएगी, ट्रैकिया ये मजीद डिवाइड हो जाएगी तो हवा मजीद ब्रोंकाई से गुजरेगी, और एक ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में जा रही है, दूसरी राइट लंग में जा रही है। यानी कुछ हवा इस लंग में आ जाएगी और कुछ इस लंग में आ जाएगी। फिर ये हवा ब्रोंक्यूल के पास पहुंचेगी, ब्रोंक्यूल से होते हुई एल्वियोलर डक्ट में आ जाएगी, एल्वियोलर डक्ट के बाद एल्वियोलाई में आ जाएगी। मतलब ब्रोंक्यूल कार्टिलेज की नहीं होगी, एल्वियोलाई भी कार्टिलेज की नहीं होगी। तो अब हम देखेंगे जो ब्रोंक्यूल थी यानी कि वो डिवाइड एंड रीडिवाइड हुई, जो एल्वियोलर डक्ट में चेंज होगी। ये आपको मोटी सी ट्यूब नजर आ रही है जिसको एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। असल में ये बारीक ट्यूब है, माइक्रोस्कोप की मदद से इसको मैग्नीफाई करके देखा गया है, बड़ा करके देखा गया है। अगर आप गौर करें एल्वियोलर डक्ट पे तो यहाँ पर आर्टरी इंटर होगी, तो आर्टरी जब डिवाइड एंड रीडिवाइड होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्टरियोल। और ये आर्टरियोल हार्ट के राइट एट्रियम से आ रही होगी, क्योंकि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, तो ये उस ब्लड को यहाँ पर ले आएगी। यानी ये आर्टरियोल उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ भी ले आएगी, इधर भी ले आएगी, यहाँ भी भेज देगी। ये आपको साइक्लिक एक क्लस्टर नजर आ रहा है, यानी कि थैलियों का एक गुच्छा नजर आ रहा है, जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। और इन एल्वियोलाई के ऊपर आपको बारीक नालियां नजर आ रही हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज कहाँ से आ गई, देखें आर्टरीज जब मजीद डिवाइड होंगी तो वो कैपिलरीज बन जाएंगी। इसी तरह वेन जब मजीद डिवाइड होंगी तो वो कैपिलरीज में चेंज हो जाएंगी। इसी तरह एल्वियोलर डक्ट में वेन भी दाखिल होगी, जब वेन अंदर दाखिल हो जाएगी तो वो मजीद डिवाइड एंड रीडिवाइड होगी, जो विन्योल बन जाएगी। तो इस पोर्शन में गैसों का तबादला होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, ये जो थैलियानुमा साफ्ते हैं इनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही अहम पॉइंट है, यानी गैसों का तबादला कहाँ होता है, एल्वियोलाई में। देखिए आर्टरियोल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो यहाँ पर ले आई थी, तो उस खून की जो सफाई होगी तो यहाँ से और कौन सी नाली निकलेगी, तो यहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कौन ले जाएगा, तो यहाँ से विन्योल निकल रही होगी, और ये विन्योल ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ले जाएगी और ये कहाँ पर फेंक देगी, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ब्लड हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आयोर्टा के जरिए पूरी बॉडी में फैला दिया जाएगा। देखें इस एयर पैसेज वे को वंस अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने सबसे पहले कहा था कि नोज के जरिए हवा इंटर होगी और यहाँ पर नेजल कैविटी में आ जाएगी। नेजल कैविटी ओपन हो रही है इंटरनल नॉस्ट्रल में। इंटरनल नॉस्ट्रल के बाद एक और पोर्शन आता है जो कॉमन पॉइंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद हवा मजीद आगे आ जाएगी, एपिग्लाटिस, ग्लाटिस से होती हुई फिर लेरिक्स, लेरिक्स के बाद ट्रैकिया में आ जाएगी। ट्रैकिया मजीद दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाएगी, हर ब्रांच को हम ब्रोंकाई कहेंगे। तो ब्रोंकाई मजीद डिवाइड एंड रीडिवाइड होगी और ब्रोंक्यूल में चेंज हो जाएगी। ब्रोंक्यूल की मजीद यानी कि डिवीजन हो जाएगी, तो ब्रोंक्यूल की डिवीजन के बाद एल्वियोलर डक्ट बनेगी। तो इन एल्वियोलर डक्ट की मजीद डिवीजन होगी तो ये किस में चेंज हो जाएगी, एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलर डक्ट के बाद ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी, जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। और इसी तरह हमने कहा था कि एल्वियोलर डक्ट में एक ट्यूब दाखिल हुई थी जिसको हम आर्टरी कहते हैं। आर्टरी जब दाखिल हो जाएगी तो उसको आर्टरियोल कहेंगे, जिसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये ब्लड मजीद कहाँ पर आ जाएगा, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी कि
एल्वियोली में आ जाएगा, जिसके ऊपर मुख्तलिफ कैपिलरीज नजर आ रही है। तो यहाँ पर गैसों का तबादला होगा, मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। जो गैस एक्सचेंज का सेकंड पोर्शन था वो था जी लंग्स। तो अब हम पढ़ेंगे लंग्स क्या होते हैं। देखिए पेयर ऑफ लंग्स मौजूद होते हैं इंसानी बॉडी में। जिस तरह आप देख सकते हैं, एक राइट लंग है, दूसरा लेफ्ट लंग है। पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। देखिए मेरा जो ये पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी। तो ये लंग्स थोरेसिक कैविटी में मौजूद होते हैं। और इसी तरह लंग्स के अराउंड 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। अगर आप गौर करें तो इस लेफ्ट लंग के अराउंड आपको 12 रिब्स नजर आ रही हैं और इन रिब्स ने लंग को कवर किया हुआ है। इसी तरह राइट लंग को भी 12 रिब्स ने कवर किया होगा। लेकिन 12 रिब्स इधर होंगी और 12 रिब्स इधर होंगे। अब ये होगी 24 रिब्स, जिसको हम दूसरे वर्डिंग में ये भी कह सकते हैं कि 12 पेयर, क्योंकि एक पेयर में 2 रिब्स मौजूद होती हैं। इसी तरह लंग्स के नीचे डायफ्राम मौजूद है, जिस तरह आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो आपको एक मस्कुलर शीट नजर आ रही है। तो इस शीट को हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। देखिए जी लेफ्ट लंग इज स्मॉलर एंड इट हैज 2 लोब्स। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये लंग आपको छोटा नजर आ रहा है। अब लोब क्या होते हैं, इस तरह समझें कि जो लंग है उसके अंदर मुख्तलिफ पोर्शन बने हुए हैं। तो हर पोर्शन को हम लोब कहेंगे, यानी कि इस पूरे लंग को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि 2 लोब्स में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि इसको इस तरीके से कट कर लिया जाए तो एक लोब ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, मतलब लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। इसी तरह राइट लंग इज बिगर एंड इट हैज 3 लोब। वो कह रहा है जी कि जो हमारा दायां फेफड़ा है वो बड़ा होता है और उसके अंदर 3 लोब होते हैं। यानी इस राइट लंग को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो हर पोर्शन क्या कहलाएगा, लोब कहलाएगा। देखें ये लंग्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा गौर से पढ़ते हैं। देखिए लंग की जो सबसे अंदरूनी दीवार है, जो आपको ये ब्लैक दीवार नजर आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इनर पेल्विलर मेम्ब्रेन। यानी कि लंग्स के गिर्द 2 मेम्ब्रेन होती है, एक इनर पेल्विलर मेम्ब्रेन और दूसरी आउटर पेल्विलर मेम्ब्रेन। अब इन 2 मेम्ब्रेन के दरमियान आपको कैविटी नजर आ रही है और यहाँ पर फ्लूइड मौजूद होता है। तो इस फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है, लंग्स की हिफाजत करना। जब आप भाग रहे हो, जब आप छलांगे लगा रहे हो, तो ये फ्लूइड एक कुशन का काम करता है, यानी फ्रिक्शन से बचाता है। फ्रिक्शन नहीं होती, रगड़ पैदा नहीं होती, तो वो महफूज रहते हैं लंग्स। मान सके हम लंग को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा जी लंग्स पेयर फॉर्म में होते हैं, यानी इंसानी बॉडी में 2 लंग मौजूद होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये थोरेसिक कैविटी में होते हैं, इस यानी कि चेस्ट रीजन में मौजूद होते हैं, छाती में मौजूद होते हैं। और 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, यानी कि टोटल जो पेयर होते हैं वो 12 होते हैं। 12 रिब्स यहाँ पर मौजूद होते हैं और 12 रिब्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, यानी कि 12 एंड 12 कितना हो गए, 20 रिब्स। मतलब पेयर कितना हो गए 12, लेकिन टोटल रिब्स कितना है 20, क्योंकि एक पेयर में 2 रिब्स होती हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। इसके नीचे एक मस्कुलर शीट लगी हुई है, जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। लंग्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, यानी कि ये लंग्स को इंजरी वगैरह से बचाएगी।